हम देखते हैं ज्वालामुखी। ज्वालामुखी के बारे में हम देखेंगे कि पृथ्वी के भूगर्भ से जो है गर्म द्रव पदार्थ, ठोस और गैसीय पदार्थ भूपृष्ठ पर फेंके जाते हैं। मतलब भूपृष्ठ से पर जो है भूगर्भ के अंदर से गर्म पदार्थ, ठोस पदार्थ, गैस रूप में पदार्थ जो है वह भूपृष्ठ पर आते हैं। इस क्रिया को ज्वालामुखी कहते हैं। तो ज्वालामुखी क्लियर है कि पृथ्वी के भूगर्भ से अंदर से जो भी गर्म द्रव पदार्थ, ठोस पदार्थ या गैसीय अवस्था में जो भी पदार्थ भूपृष्ठ पर आता है उसी को, इस क्रिया को ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी के उद्गार से राख, जल वाष्प, अनेक प्रकार की गैसें, तप्त मतलब गर्म, तप्त और पिघली हुई चट्टानों के रूप में लावा आदि पदार्थ बाहर फेंके जाते हैं। जैसे अब कौन कौन से पदार्थ उसमें से निकल कर आते हैं, तो जब ज्वालामुखी निकलता है, ज्वालामुखी फटता है तो उसमें जो है राख आता है, जल वाष्प, पानी का वाष्प आता है, कई प्रकार की गैसें आती हैं और गर्म और पिघली हुई चट्टानें के रूप में लावा, इट मीन्स जो लाल लाल रेड कलर का निकलता है, जो अधिक गर्म होता है तो वह लावा वो जो है भूपृष्ठ पर आता है। तो भूपृष्ठ पर शिलारस आने के बाद वह लावा बन जाता है। वो जैसे ही वह जो द्रव पदार्थ में है, जो चट्टान द्रव पदार्थ में है, वह जब भूपृष्ठ पर पहुंचता है तो वह जो है लावा के रूप में बन जाता है। अब उद्गार के अनुसार ज्वालामुखी के निम्नलिखित प्रकार हैं। हम देखते हैं कि ज्वालामुखी जो है उसके निम्नलिखित प्रकार कौन से हैं। सबसे पहला प्रकार है केंद्रीय ज्वालामुखी। तो अब देखेंगे हम केंद्रीय ज्वालामुखी क्या है। ज्वालामुखी उद्गार के समय शिलारस भूपृष्ठ के आंतरिक भागों में से एक नली जैसे मार्ग से बाहर निकलती है। अर्थात जो भी चट्टान द्रव रूप में है वह एक पाइप के माध्यम से, जैसे पाइप होता है उसी तरह से नली के रूप में, नली जैसे एक नली से पानी निकलता है, उसी तरह से यह जो गर्म तप्त लावा है वह पदार्थ बाहर निकलकर भूपृष्ठ पर आता है। इस क्रिया से ज्वालामुखी से बाहर आए पदार्थ नली के मुख के पास फैल जाते हैं। अर्थात जो नली है जहाँ से वो सब गर्म पदार्थ बाहर आया है तो उसके चारों तरफ वह फैल जाते हैं। इसमें शंक्वाकार, शंकु के आकार का, त्रिभुजाकार जिसे आप कह सकते हो, शंक्वाकार ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होता है। जैसे आपको ये केंद्रीय ज्वालामुखी का एक चित्र आपको दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है कि किस तरह से लावा बाहर निकलकर भूपृष्ठ पर लाल लाल आप देख रहे हो कि फैला हुआ है। तो यह लावा फैला हुआ है। जैसे जापान में फ्यूजियामा, तंजानिया में किलिमांजारो पर्वत, यह केंद्रीय ज्वालामुखी और उससे तैयार शंक्वाकार पर्वत के उदाहरण हैं। अर्थात इस तरह की शंकु के आकार की या त्रिभुज के आकार की जो है वह पर्वतमाला का निर्माण करते हैं। तो इसे हम कहते हैं केंद्रीय ज्वालामुखी। अब अगला देखेंगे भ्रंशीय ज्वालामुखी। भ्रंश का अर्थ मैंने आपको बताया था विखंडित होना, टूट जाना, उसे कहा जाता है भ्रंश। तब देखेंगे हम भ्रंशी ज्वालामुखी क्या है। ज्वालामुखी का उद्रेक होते समय, उद्रेक मतलब निकलते समय, जब वह एकदम तेज गति से निकलता है तो उसे कहा जाता है उद्रेक। तो ज्वालामुखी का उद्रेक होते समय लावा कई दरारों से बाहर निकलता है। तो यह जो है अपना मार्ग ढूंढ लेता है। तो वह क्या करता है, अलग अलग माध्यम से जहाँ से भी उसको जगह मिलता है द्रव पदार्थ को, वह वहाँ से निकलने का प्रयास करता है। तो इस तरह से यह जो है दरारों के माध्यम से बाहर निकलता है लावा। और जब लावा या द्रव पदार्थ है वह जब दरारों के माध्यम से निकलता है तो उसे कहा जाता है भ्रंशीय ज्वालामुखी। ज्वालामुखी उद्गार से बाहर निकलने वाला पदार्थ
दरारों के दोनों ओर फैल जाता है, यह एक ओर नहीं फैलता, यह दोनों ओर जो है फैल जाता है। ऐसे उद्गार से ज्वालामुखी पठार का निर्माण होता है। अभी आपने देखा कि केंद्रीय ज्वालामुखी से पर्वत का निर्माण हो रहा था, लेकिन भ्रंशीय ज्वालामुखी से जो है पठार का निर्माण होता है। जैसे भारत में दक्कन का पठार, जो दक्षिणी भाग में पठार है भारत में, उसे कहा जाता है दक्कन का पठार। तो इस पद्धति से यह निर्मित हुआ है। उसका उदाहरण आपको दिख रहा है कि किस तरह से लावा जो है वह दरारों के माध्यम से बाहर निकल रहा है। अब आगे हम देखते हैं मानचित्र पठन, थोड़ा सा कर लेते हैं कि किस तरह से हम मानचित्र को पढ़ते हैं। जैसे अभी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपका क्वेश्चन है और ये आपका मानचित्र पठन है। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से मानचित्र पठन करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, मानचित्र का अध्ययन करके भूपट्टिकाओं के नाम लिखिए। अभी आपको भूपट्टिका मतलब जहाँ पे भूमि का भाग है उसे कहते हैं भूपट्टिका। तो भूपट्टिका के आपको नाम लिखने हैं। तो देखेंगे हम इस मानचित्र में, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा भूपट्टिका, जहाँ जहाँ पे भूपट्टिका लिखा है उसका नाम हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्रमुख भूपट्टिका के नाम लिखेंगे, जैसे अमेरिका भूपट्टिका, उसके बाद अफ्रीका भूपट्टिका, यूरेशिया भूपट्टिका, ऑस्ट्रेलिया भूपट्टिका, अंटार्कटिका भूपट्टिका, प्रशांत भूपट्टिका। तो इस तरह से यह भूपट्टिका है। उसके अलावा भी आपको कई सारे भूपट्टिकाएं दिख रही होंगी, जैसे कोकोस भूपट्टिका, और यहाँ पे अफ्रीका के पास देखोगे तो सुमाली भूपट्टिका, इस तरह से, या अमेरिका दक्षिण अमेरिका में देखोगे तो नाज़का भूपट्टिका। तो इस तरह से अनेक भूपट्टिकाएं हैं, आप नाम लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दक्षिण एवं उत्तर अमेरिका में भूकंप प्रवण क्षेत्र, मतलब भूकंप का जो क्षेत्र है, भूकंप प्रवण क्षेत्र महाद्वीप के किस ओर है और वहाँ पर कौन सा पर्वतीय प्रदेश है। पर्वतीय प्रदेश के बारे में पूछा गया है। तो दक्षिण में पर सबसे पहले हम देखेंगे उत्तर में, दक्षिण एवं उत्तर अमेरिका। तो दक्षिणी और उत्तरी अमेरिका में भूकंप प्रवण क्षेत्र जो है, भूकंप प्रवण क्षेत्र महाद्वीप के पश्चिम की ओर है, क्योंकि ये जो दिशा है उसे हम पश्चिमी दिशा कहते हैं। अमेरिका पट्टिका जहाँ पे भी लिखा गया है तो ये पश्चिम ओर है, तो इसे पश्चिम की ओर है। और अगर अमेरिका उत्तरी अमेरिका की बात करते हैं तो उत्तरी अमेरिका में के निकट जो है प्रशांत पर्वतीय प्रदेश है, प्रशांत का पर्वतीय प्रदेश है। और वहीं पे अगर दक्षिण अमेरिका की बात करते हैं जो दक्षिण की ओर है, देख रहे होंगे आप मानचित्र में दक्षिण अमेरिका लिखा हुआ है। तो दक्षिण अमेरिका का जो भाग है वहाँ पर एंडीज पर्वत, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि दक्षिण अमेरिका के पास एंडीज पर्वत प्रदेश है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया महाद्वीप के भूकंप प्रवण क्षेत्र कौन से पर्वतीय प्रदेश हैं। अब एशिया महाद्वीप, एशिया आपको दिख रहा है, एशिया महाद्वीप हमारा भारत का है। तो जो एशिया महाद्वीप है यहाँ पर जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, अभी ये जो रेड से त्रिभुजाकार बनाया गया है वो सब पर्वतीय क्षेत्र दर्शाता है। तो एशिया महाद्वीप में पर्वतीय क्षेत्र हिमालय का है, हिमालय जो है वह विस्तृत रूप से फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अफ्रीका महाद्वीप में ज्वालामुखी कौन से प्रदेश में केंद्रित है और उसका क्या कारण है। अब अफ्रीका महाद्वीप में ज्वालामुखी जो है, अगर आप अफ्रीका महाद्वीप देख रहे हो तो ये पूर्व की ओर है, ये जो है पूर्व की ओर है। तो पूर्व की ओर होने के कारण और पर्वतीय प्रदेश में केंद्रित है। इस निकट के इसके पास अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सोमाली भूपट्टिका आपको एकदम क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर सोमाली भूपट्टिका फैला हुआ है। इसके बाद अगला हम देखेंगे कि भूकंप क्षेत्र, ज्वालामुखी का वितरण और भूपटल सीमा, इससे सहसंबंध स्थापित कीजिए। तो इसके बीच में एक ही सहसंबंध दिखाई देता है कि भूकंप क्षेत्र और ज्वालामुखी और वितरण और मुख्य रूप से भूपट्टिकाओं के सीमावर्ती भाग में है। आप देख रहे हो कि यह सीमावर्ती जो भूमि का सीमा भाग है उस भाग पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से हम
मानचित्र का पठन भी कर सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि किस तरह से ज्वालामुखी जो है वह दिखाई देता है, उसका प्रभाव क्या होता है। तो आकृति 2.18, अब आकृति 2.18 जो है वह, ये जो हमने अभी मानचित्र देखा, ये हमारा आकृति 2.18 है। तो आकृति 2.18 का अवलोकन, उसको हमने पढ़ा करते हुए ये ध्यान में आएगा कि भूपट्ट सीमाओं का भूकंप क्षेत्र एवं ज्वालामुखी क्षेत्र से संबंध है। जो भी ये भूपटल की सीमाएं हैं, सीमावर्ती क्षेत्र जहाँ पर दिखाई देता है, एंडिंग पॉइंट, उसके बाद आप देखोगे दूसरा राज्य या दूसरा देश जो है वह शुरू हो जाता है। तो जो यह सीमावर्ती क्षेत्र है उसका संबंध है, बहुत सारे ज्वालामुखी इन सीमाओं पर है। उसी प्रकार भूकंप क्षेत्र का विस्तार भी इन सीमाओं के समीप भागों में दिखाई देता है, अर्थात भूपट्टिकाओं के पास जो है भूकंप वाले क्षेत्र और ज्वालामुखी के फटने वाले क्षेत्र दिखाई देते हैं। भूपट्ट सीमा के जिस हिस्से में भूप्रदेश भूपटल के भीतर जाता है उस स्थान पर भूपट्ट का विनाश होता रहता है, तद हमेशा जो है वह विनाश नष्ट होता रहता है जब वह नीचे चला जाता है। ऐसी सीमाओं को भूपट्ट विनाश सीमा कहते हैं। तो जहाँ पे भूपट्ट सीमाओं के जिस हिस्से में भूप्रदेश जो है, मतलब जो भूमि का प्रदेश है, वह भूपटल के भीतर चला जाता है, अंदर चला जाता है, उसे जो है भूपट्ट का विनाश कहते हैं। जिन सीमाओं के क्षेत्र में नए भूपटल तैयार होते हैं, ऐसी सीमाओं को भूपटल निर्मित सीमा कहते हैं। कहीं कहीं पर इसका प्रभाव जो होता है वह विपरीत पड़ता है कि यहाँ पर नए भूमि प्रदेश निर्मित हो जाते हैं, और जब नए भूमि प्रदेश निर्मित होते हैं तो इसे जो है भूपटल निर्मित सीमा क्षेत्र कहते हैं। ये दोनों क्रियाएं भूपटल में निरंतर होती रहती हैं, अर्थात कहीं पर भूपटल विनाश होता है, भूपटल नीचे चला जाता है, और कहीं पर भूपटल जो है नए भूमि वाले क्षेत्र जो है वो निर्मित होते हैं। ज्वालामुखी का परिणाम, अब ज्वालामुखी का परिणाम क्या होता है, यह भी भूकंप की तरह विनाशकारी होता है। जैसे देखेंगे, ज्वालामुखी उद्गार के कारण जीव और एवं वित्त हानि होती है, आर्थिक हानि होती है। महासागर में ज्वालामुखी के कारण कभी सुनामी लहरें जो हैं वह निर्मित हो जाती हैं। इसके अलावा ज्वालामुखी के बाहर आए धूल, धुआं, राख, गैस, जलवाष्प आदि घटक दीर्घ समय तक वातावरण में रहते हैं, जिससे पर्यावरण का हमारे संतुलन बिगड़ जाता है और हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है। अगला उसका परिणाम है, ज्वालामुखी राख के कारण भूमि उपजाऊ बनती है। जो राख उसकी आती है तो ये तो अच्छा परिणाम होता है। लावा रस से विविध प्रकार के खनिज संपदा भूपटल के ऊपरी सतह में आ जाती है। कई सारी जो खनिज संपदा, जैसे आप ग्रेफाइट, ग्रेनाइट, ये सब देखते हो, तो ये सब ज्वालामुखी का ही परिणाम है कि उस तरह की चट्टानें वहाँ पर निर्मित हो जाती हैं। ज्वालामुखी उद्गार से कई भूमि की निर्मिति अथवा कभी कभी कोई द्वीप नष्ट भी हो जाते हैं। पहले आपको बताया कि कहीं पर निर्मिति होती है और कहीं पर विनाश होता है। मृत ज्वालामुखी मतलब क्या होता है, जिस ज्वालामुखी का लंबे समय से उद्गार नहीं हुआ है, मतलब बाहर नहीं आया है और भविष्य में भी वो बाहर नहीं आने वाला है, उसे मृत या शांत ज्वालामुखी कहते हैं। तो ये जो मृत ज्वालामुखी है, मुख के पास वर्षा का पानी संचित होकर झीलें तैयार हो जाती हैं। तो मृत ज्वालामुखी के कारण, जो पृथ्वी के अंदर ही ज्वालामुखी रहती है, वो बाहर नहीं आ पाती है, उसे मृत ज्वालामुखी कहते हैं। उसके कारण झीलों का निर्माण होता है। तो इस तरह से यहाँ पर ज्वालामुखी का परिणाम हमें दिखाई देता है। अब यहाँ पे आपको एक जानकारी के लिए बताया गया है कि ये मानचित्र जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे भारत की मुख्य भूमि के आग्नेय दिशा मतलब जो दक्षिण, उत्तर दक्षिण के बीच में जो भाग आता है उसे कहा जाता है आग्नेय। तो आग्नेय दिशा
में बंगाल की खाड़ी है। अगर आप देखोगे तो पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी स्थित है। तो बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप हैं। इसमें बैरन द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है, जहाँ पर हमेशा बैरन द्वीप में ही अभी सक्रिय ज्वालामुखी कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा ज्वालामुखी फटते रहते हैं। ये ज्वालामुखी विगत अनेक वर्षों से प्रशस्त मतलब शांत अवस्था में था, परंतु फरवरी 2017 से इस ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है। 2017 से हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। इस उद्गार में से धूल, धुआं, कीचड़, जो भी हमारे पृथ्वी के अंदर तरल पदार्थ हैं, द्रव पदार्थ हैं, वो सब बाहर निकलता है और कुछ प्रमाण में लावा भी बाहर निकलता है। तो इस तरह से ये हमारा पृथ्वी का आंतरिक हलचलें जो हैं वह चैप्टर समाप्त हुआ।